अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज पाकिस्तानी मीडिया की और इंटरनेशनल मीडिया में भी किसी हद तक सबसे जो बड़ी खबर थी वो थी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा तनवीर इलियास को वज़ारत उज़्मा के ओहदे से अदालत की जानिब से नाअहल करार देना। उसमें सबसे अहम बात यह है कि उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ। तौहीन अदालत के तहत उन्हें नाअहल किया गया और नाअहल किया गया मुज़फ़्फ़राबाद हाई कोर्ट ने। और मज़े की ये बात है कि एक केस दो जगह पे, यानी मुज़फ़्फ़राबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर, दो बड़ी अदालतों में बैक वक्त केस लगा हुआ था। अब सुबह से लोग पूछ रहे हैं, यानी जब से ये फैसला आया है कि तनवीर इलियास को नाअहल क्यों किया गया, क्या तनवीर इलियास का रवैया इसकी वजूहात में शामिल थी या कोई और वजह थी। तो नाज़रीन, तनवीर इलियास के बारे में उनके इलेक्शन कैंपेन से इस सारे मामले को देखा जाए तो सरदार तनवीर इलियास ने जिस वक्त इलेक्शन लड़ा तो उनको जब टिकट मिला तो टिकट के हवाले से भी चेमे गोइयाँ की गई। उसके बाद इलेक्शन के बाद वो वज़ीर आज़म सीनियर मोस्ट वज़ीर बने, उस वक्त भी सवालात उठाए गए। और फिर जब सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के खिलाफ जो अदम एतमाद आई, उस पर भी सवालात उठाए। तनवीर इलियास के इलेक्शन के बात की जाए तो उनका इलेक्शन एक ऐसे वक्त में हुआ जब अलीम खान इमरान खान का साथ छोड़ चुके हुए थे, जब उनके दूसरे एटीएम जहांगीर तरीन के साथ इमरान खान के खिलाफात शुरू हो चुके थे। तो इस दौरान होती है एंट्री सरदार तनवीर इलियास की। सरदार तनवीर इलियास पंजाब की निगरान काबीना में इंडस्ट्रीज़ के वज़ीर भी रहे। तो तनवीर इलियास का इलेक्शन में हिस्सा लेना, शामिल होना और फिर उसी वक्त आवाज़ आगे के तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ीर आज़म के उम्मीदवार सरदार तनवीर इलियास होंगे। खैर, जब इलेक्शन हुए तनवीर इलियास साहब ने अच्छा खासा पैसा लगाया, अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी बहुत ज़्यादा बातें की। इलेक्शन कैंपेन के हवाले से भी सवालात उठे कि लोगों को पैसे दिए गए हैं। जब वो आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा के हवाले से बात हुई तो मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के नाम आए। तो इमरान खान साहब ने पंजाब की तरह कश्मीर में भी उस्मान बुज़दार प्लस को जो है ना, यानी अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब को कर दिया। नियाज़ी साहब ने आते ही खाली पोस्टों पे ना अपने चाचे भतीजे और अपने रिश्तेदारों को नवाजना शुरू कर दिया। ये बात इमरान खान साहब तक पहुंची। फिर खान साहब ने ग्रीन सिग्नल दिया। सीनियर मोस्ट वज़ीर जो थे उस वक्त सरदार तनवीर इलियास कि जी तनवीर इलियास साहब आएँ और वज़ारत उज़्मा का जो है ना ओहदा संभालें। फिर उस इलेक्शन को मैनेज किया गया। उस वक्त भी सवालात उठे कि तनवीर इलियास साहब ने लोगों को जो है ना पैसे दिए हैं, पैसे दे के उन्होंने वज़ारत उज़्मा ली है। लेकिन खैर, तनवीर इलियास साहब वज़ीर आज़म बन गए। वज़ीर आज़म बनने के बाद ना तनवीर इलियास का रवैया कुछ बदल सा गया। वो बिल्कुल, यानी आप कह लें कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को एक शहबाज शरीफ की सूरत में एक शख्स मिल गया। सरदार तनवीर इलियास को पैसे की कोई कमी नहीं और आज़ाद कश्मीर का बजट इतना है नहीं कि उससे, यानी आज़ाद कश्मीर के बजट से तो कई गुना ज़्यादा वो अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें दे देते हैं। उन्हें प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है। वो तो अपनी जनाब वज़ीर आज़म बनने से पहले भी हेलीकॉप्टर पे घूमते थे। तो फिर सरदार तनवीर इलियास के अंदर आज़ाद कश्मीर के लोगों का दर्द था। वो लोगों के लिए कुछ काम करना चाहते थे। उन्होंने आते ही वज़ारत सबसे पहले उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट में जनाब छापे मारना शुरू किए। हेल्थ डिपार्टमेंट में अब मुज़फ़्फ़राबाद के एक करीबी सरकारी अस्पताल में गए तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे लोगों को दवाएँ क्यों नहीं दी जा रही। तो वहाँ के जो एमएस थे उन्होंने कहा कि जी हमारे पास दवाइयाँ हैं ही नहीं। तनवीर इलियास साहब ने स्टोर पे छापा मारा तो 7 करोड़ की अद्वियात वहाँ पे स्टोर के अंदर मौजूद थी। तो जनाब जब उन्होंने ये बात हेल्थ डिपार्टमेंट के सामने रखी तो सेक्रेटरी हेल्थ उनके खिलाफ हो गया। जब उन्होंने जंगलात की स्मगलिंग के हवाले से बात की कि यहाँ से लकड़ी स्मगल होती है तो जनाब जो सेक्रेटरी जंगलात थे वो मुखालिफ हो गए। तनवीर इलियास ने जब शहरात की बात की तो सेक्रेटरी बल्दियात उनके मुखालिफ हो गए। अलगरज जिस जिस डिपार्टमेंट को सुधारने के लिए तनवीर इलियास ने कोशिश की तो वहाँ के जो ब्यूरोक्रेसिया तनवीर इलियास के पीछे पड़ गई। वो मौका तलाश कर रहे थे कि किस तरह तनवीर इलियास को जनाब ओहदे से हटाया जाए। इस दौरान मुख्तलिफ़ किस्म के सहाफ़ियों के ज़रिए भी तनवीर इलियास के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया गया। मैं खुद यानी इक़्तिदार में इलेक्शन से पहले तनवीर इलियास साहब के ख़िलाफ़ प्रोग्राम किया। मुझे गालियाँ भी पड़ी। जो भी हुआ है वो एक लंबी चौड़ी कहानी है। लेकिन वज़ीर आज़म बनने के बाद सरदार तनवीर इलियास एक बदला हुआ शख्स था। उसने रियासत के लिए काम करने का जज्बा था। यकीन माने हम लाहौर से कुछ सहाफ़ियों का वफ़द गया, हम वहाँ से मिले तो यकीन माने गुफ्तगू करते हुए वो बंदा रोना शुरू हो गया। और यानी वो कह रहे थे कि कोशिश करता हूँ तो ये ब्यूरोक्रेसी मेरी राह में रुकावट होती है। हर जगह वो जो है ना रोड़े अटकाती है। खैर ब्यूरोक्रेसी एक मरतबा फिर कामयाब हो गई।
آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو ہے نا عدالتوں کے ذریعے کسی وزیر اعظم کو نائل کیا گیا اور وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا۔ عدالتوں کے کردار پہ بھی خیر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ عدالتیں کس طرح جو ہے نا اس طرح کی بات کر سکتی ہیں۔ عدالتوں کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ سردار تنویر الیاس تو نااہل ہو گئے ہیں، لیکن ان کی نااہلی کے پیچھے کئی سوالات ہیں۔ کیا پاکستانی حکومت یا آزاد کشمیر کی بیوروکریسی نہیں چاہتی کہ کشمیر ترقی کرے، کشمیر کے لوگ بااختیار ہوں، کشمیر کی اکانومی بہتر ہو، نل کے ٹرانسفر اور اس کی جو ہے نا تقرریوں کی سیاست ختم ہو، بلکہ انٹرپرینورشپ کی طرف لوگ آئیں، لوگ اپنے زراعت کی طرف آئیں، لوگ شکاریات کی طرف آئیں، لوگ جنگلات کی طرف آئیں، لوگ اپنی جو ہے نا پاکستان کے بجٹ سے زیادہ بہتر خود کمائیں، اپنا ریونیو خود جنریٹ کریں۔ سردار تنویر الیاس کا یہی قصور تھا کہ وہ آزاد کشمیر کے عوام کو، آزاد کشمیر حکومت کو بااختیار بنانا چاہتا تھا، اور وہ جو ہے نا اختیار جو ہے اس کو نہیں مل سکا، اور آج تنویر الیاس کا جو ہے نا اقتدار کا آخری روز تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کشمیر کو ایک مرتبہ پھر کوئی اچھا سا بندہ دے، اچھے سے لوگ دیں۔ تو مجھے اس ولاگ سے اجازت دیجیے، اگلے ولاگ پہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔